वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया और आज करेंगे चुनाव पे चर्चा, क्योंकि हर रात 8 बजे अब हुआ करेगी कसम संविधान की में चुनाव पर चर्चा। फिलहाल तो 5 राज्यों में सारी पार्टियों के बीच चुनावी तीर चल रहे हैं और मुद्दों को खंगाला जा रहा है। हो सकता है कि भगवान राम, राम मंदिर और राम राज्य भी बाद में मुद्दा हो। फिलहाल तो रावण भी नेताओं की जुबान पर चढ़ा हुआ है। चुनाव में सब चलता है, इसलिए नेता हर बात को मुद्दा बनाने में लगे हैं। बहस पर आने से पहले आज का राउंडअप देखिए, कुछ दिलचस्प इसमें एनिमेशंस है। कौन कौन सारे खास मेहमान है, कई मुद्दे और भी हैं, जैसे मध्य प्रदेश में प्रयोग क्या बड़े बड़े नेताओं को चुनाव में उतारना। नरसिंहपुर से इस वक्त प्रहलाद पटेल चुनाव के अंदर उतरे हुए हैं, वहां पे क्या समीकरण बन रहे हैं इस पर भी बात करेंगे। इंडिया अलायंस के अंदर मध्य प्रदेश में जो कंफ्यूजन है, क्योंकि जेडीयू ने अपने कैंडिडेट उतार दिए, समाजवादी पार्टी ने अपने उतार दिया, कह रहे हैं फ्रेंडली फाइट होगी। क्या फाइट भी कभी फ्रेंडली हो सकती है, ये भी समझेंगे। डॉक्टर अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ होंगे, सुनील सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड के होंगे, ए.के. वाजपेयी जी स्पोक्स पर्सन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के होंगे, स्वर्णिम चतुर्वेदी स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के होंगे और राखी राठौर जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की मेरे साथ होंगी। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ ये राम और रावण के युद्ध से। सुनील सिंह, नीरज जी ने तो आज बता दिया प्रधानमंत्री को रावण और नीतीश कुमार जी को राम, बदले में बिहार की जनता ने आपको रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण बता दिया। अब ये रावण और राम क्यों हो रहा है भाई, मुझे समझाइए ना सुनील सिंह जी। ये तो राम मंदिर बना रहे हैं, फंस जाएंगे इस राम रावण में। देखिए सिद्धांतता दीपक जी, हम धर्म को और आस्था को राजनीति से दूर रखना चाहते हैं, मगर कोई भी एक एक्शन का रिएक्शन होता है। आप देखे होंगे सम्राट चौधरी जी जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो किस तरह के टिप्पणियां करते हैं। तो अगर टिप्पणी का जवाब उन्हीं के अगर में नहीं दिया जाएगा तो ऐसे में तो लगेगा कि हम प्रतिकार नहीं करते। तो देखिए राजनीति में स्तरहीनता जो भाजपा के नेता शुरू करते हैं, बात वहाँ से जाती है। आस्था का विषय आस्था है और राजनीति है, लेकिन प्रतिकार होगा। आपने देखा सम्राट चौधरी जी के जिनके प्रतिकार में जिसकी बातें आप कर रहे हैं, वह स्वतः और स्फूर्त नहीं था, वो प्रतिकार में था। जबकि हमारे माननीय नीतीश कुमार जी को क्या क्या नहीं दिखाया गया वो सम्राट चौधरी जी के उनके पोस्टर में। तो मैं कहूँगा कि भाजपा को इतनी सद्बुद्धि आनी चाहिए कि जैसे अभी देखिए अयोध्या मंदिर बन रहा है, उसका लोग राजनीतिक फायदा उठाने पे पड़ गए। देखिए अयोध्या मंदिर बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, करोड़ों हिंदुओं के लिए हर्ष का विषय है, लेकिन बाबा साहब का जो दिया हुआ संविधान है उसमें राजनीति और धर्म अलग अलग है। अरे बाबा साहब ने उसी संविधान के पृष्ठ पे राम दरबार दिखाया हुआ है। सुनील सिंह जी, क्या चूरन चटाते हैं आप सेक्युलरिज्म का, ये क्यों मिसकोट करते हैं बाबा साहब को? बाबा साहब ने उसी रामायण उसी संविधान में राम दरबार का पूरा चित्र लगाया हुआ है। जब आप कर्तव्यों की बात कर रहे हैं, देखिए राम दरबार से नहीं आप एकदम दीपक जी आप क्लियर हो जाए कि साफ कहा है कि कोई भी ये सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्षता है, हर व्यक्ति अपने अपने धर्म को प्रीच, प्रैक्टिस या प्रोफेस कर सकता है। अच्छा, सेक्युलर शब्द क्या बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में था, ये भी बता दीजिए सुनील सिंह जी मुझे। था बाबा साहब के संविधान में सेक्युलर? हमारे संविधान में तो है। नहीं है, था क्या? अम्बेडकर साहब ने सेक्युलर लिखा था क्या? नहीं, जो हमारा संविधान है वो सेकुलर है। अरे बाबा साहब ने सेक्युलर शब्द लिखा था क्या, ये पूछ रहा हूं आपसे संविधान सेकुलर। डॉक्टर साहब देखिए जहां तक मेरी जानकारी है कि जो संविधान है वो बाबा साहब का दिया हुआ है और संविधान में सेकुलर शब्द है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो सुनील सिंह जी, आपकी ये जानकारी गलत है। हमारी कोई जानकारी की त्रुटि और अभाव हो, नहीं हमारी जानकारी त्रुटि और अभाव, ये जानकारी आपकी गलत है। 1977 में या 75 के आसपास इमरजेंसी के दौरान, मैं साल नहीं बोलता हूं, गलत बोल सकता हूं, इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने जब सब संसद सदस्य नहीं थे तब ये प्रस्ताव पास करा के सेक्युलर शब्द उसमें जोड़ा था। थोड़ी जानकारी डॉक्टर साहब दुरुस्त कर लीजिए। नहीं, धन्यवाद जानकारी बढ़ाने के लिए, लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि संविधान के मुताबिक भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जिसमें कि धर्म का और आस्था का राजनीतिक रूप से दुरुपयोग असंवैधानिक है और वो एक पार्टी करती है, इसलिए हमारा उससे मनभेद है।
भाजपा हमेशा धर्म को राजनीति से मिक्स करती है, जिससे कि हमारा मनभेद है। और हम बराबर कहते हैं कि चुनाव आयोग को देखना चाहिए। अभी राम मंदिर के इशू में भी धर्म को वो क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं। तो जहां तक ये बातें भाजपा करती है, चलिए आपका जवाब वाजपेयी साहब ही दे देंगे, फिर मैं सिंपल मुख्य बात बहस की है। तरफ जाऊंगा। वाजपेयी जी बताइए, धर्म का उपयोग कर रही है बीजेपी राजनीति में, सुनील सिंह जी कह रहे हैं, और मेरी जानकारी गलत है क्या कि सेक्युलरिज्म शब्द इंदिरा गांधी जी ने जोड़ा आपातकाल के वक्त? ये बाबा साहब ने नहीं लिखा सेक्युलर है हमारा संविधान। बिल्कुल बिल्कुल सही है, नहीं बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है चौरसिया साहब के। सेकुलर और उसका नाम जो जोड़ा गया है वो इमरजेंसी के दौरान उसके बाद इंदिरा गांधी ने जोड़ा था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए, धर्म की राजनीति बीजेपी नहीं कर रही है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की राजनीति तो बीजेपी करती है। जो भारत की धरोहर है, हजारों साल पुरानी, 50,000, 20,000, 40,000 साल पुरानी, उसकी धरोहर को संभालने की बात करती है। और इतिहास को जो तरोड़ मरोड़ को लिखा गया है उसको भी ठीक करने की बात करती है। लेकिन राजनीति में धर्म की पुट देना, ये कहना गलत होगा। अगर श्री राम की बात बीजेपी करती है तो उसमें कहाँ ऐतराज है? कल मोहन भागवत जी ने भी कहा है कि भैया राम का जो चित्र संविधान पे लगा हुआ है वही असली राष्ट्रवाद है। भारतीयता, राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये सब चीज़ों को बीजेपी उसको आगे चलाने में नंबर 1 है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और इनकी जो आरएसएस है वो तो 98 ईयर हो गए उनको इस पे काम करते हुए। और उसमें एक बात और जोड़ूंगा कि समाज के सबसे निचली पंक्ति का जो आदमी होता है, जो अंतिम आदमी है, उसकी पढ़ाई के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए जो काम ये संस्थाएं करती हैं उसका कोई सानी नहीं है। राष्ट्रवाद के नाम पे अगर जागरूकता फैलानी है तो ये कोई गलत बात नहीं है। अगर सनातन के नाम पे जागरूकता फैलानी है या उस पर गर्व महसूस करना है तो ये भी कोई गलत बात नहीं है। हाँ, सरकारें जो हैं वो संविधान के हिसाब से चला करती हैं। इनसे पूछिए, एक आरोप बताइए कौन सा नहीं हमने संविधान के हिसाब के विपरीत में कोई काम किया है। देखिए, संविधान में संशोधन करने की बात का आरोप लगाते ही हैं कि इंडिया नहीं भारत होना चाहिए, या भारत होना चाहिए इंडिया नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने तो संविधान में संशोधन नहीं किया। इन्होंने करा था जब समाजवाद जोड़ा था, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि ऑप्शन अवेलेबल है। हम इंडिया भी यूज कर सकते हैं और भारत भी यूज कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं, सीधे स्वर्णिम जी के पास जाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं स्वर्णिम जी शायद जयपुर से जुड़े हुए हैं और जयपुर में ही आज सबसे बड़ा कांड हुआ, मतलब भरतपुर में। स्वर्णिम जी, कानून व्यवस्था को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एक राष्ट्रीय विमर्श को खड़ा करने की कोशिश कर रही है, और प्रियंका जी ये बात करती है कि मोदी जी ने दान में क्या दे दिया। देखिए चौरसिया यदि मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जब कानून व्यवस्था की बात करती है और कानून व्यवस्था की फेलर हम देखते हैं तो पूरे देश ने तो मणिपुर में देखा था, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां कानून और व्यवस्था नाम की दोनों ही चीजें नहीं थी और अपराधियों को संरक्षित किया जाता था। तो मुद्दे को छुपाने के लिए, घटना को छुपाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भरतपुर का मुद्दा जिसको उठाया आज भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर से, वो दो भाइयों की आपसी लड़ाई थी। खेत में ट्रैक्टर चलाते हुए लड़ाई हुई और लड़ाई करके एक भाई ने रंजिश के तहत दूसरे भाई पर हमला कर दिया। लेकिन वो आज सीखों के पीछे है, अपराधी पकड़ा जा चुका है, कानून व्यवस्था कायम है और किसी ने छुपाने का काम नहीं किया। ये छुपाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में होता है। जैसा मध्य प्रदेश में देखा, एक दलित युवक पे पेशाब किया भारतीय जनता पार्टी के नेता ने और दूसरे किसी व्यक्ति को पकड़ के शिवराज जी ने उनके पैर छू लिए। ये सब चीजें, ऐसी नौटंकी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। हाँ, एक चीज तय बात है, भारतीय जनता पार्टी के मैं आरोप बार बार सुनता हूँ, देखता हूँ, सारी चीजें हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है, कन्विक्शन रेट में अगर सजा दिलाने में नंबर 1 है तो वो राजस्थान है। राजस्थान के अलावा यदि आप देखें सबसे ज्यादा अपराध कहाँ बढ़ रहे हैं तो वो बढ़ रहे हैं गुजरात में 49%, चाहे SC/ST के प्रति अपराध हो, चाहे महिलाओं के प्रति अपराध हो 49%। इसी तरह गुजरात में बढ़े, हरियाणा में बढ़े, मध्य प्रदेश में बढ़े। सबसे ज्यादा अव्वल अगर महिला अपराधों में कहीं नंबर आता है तो मध्य प्रदेश अच्छा, रेप में कौन नंबर 1 है? बीजेपी आरोप लगाती है कि रेप में तो राजस्थान नंबर 1 है। आपके मंत्री जी बयान भी देते हैं, शांति धारीवाल जी, भाई मर्दों का प्रदेश है ये तो। NCRB का अगर आप आंकड़ा उठा लें तो मध्य प्रदेश नंबर 1 है। पॉक्सो हो चाहे रेप के केसेस हो, मध्य प्रदेश नंबर 1 है। कन्विक्शन रेट में, सजा दिलाने में राजस्थान नंबर 1 है। 1 लाख प्रति अगर आप आबादी पर देखें अपराध हो रहे हैं तो सबसे नंबर 1 है असम, दूसरे नंबर पर है दिल्ली, तीसरे नंबर पे
आता है हरियाणा, फिर इस तरह से आता है राजस्थान है 6ठे नंबर पर। तो ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो राजस्थान से वोट लेना चाहते हैं, बाहर खड़े होकर के राजस्थान को बदनाम करने का कार्य करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं है। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से, आपको आश्चर्य होगा ये जान करके कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में जब पूर्ववर्ती सरकार थी, एक बलात्कार के जो मुकदमा होता था उसमें पुलिस को जांच करने में 274 दिन लगते थे साहब, 274 दिन। और आज 57 दिन में इन्वेस्टिगेट करके हम जेल के सीखों के पीछे अपराधी को पहुंचाते हैं। ये काम राजस्थान सरकार कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी से मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, महिला जब अपराध हो जाता था उसके साथ 35% तो मुकदमे ही तब दर्ज होते थे जब कोर्ट आदेश देता था। कोर्ट के आदेश के द्वारा ही मुकदमे दर्ज हो पाते थे। स्वर्णिम जी रुक जाइए, आप कह दिया ना आपने। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अनुराग जी भी हैं, राखी जी भी हैं, क्या बोलते हैं हमारे सुनील भाई भी हैं और हमारे अरविंद जी भी हैं। अरे ये सब पार्टी, मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में अपराध होगा तो बोले नहीं सही मध्य प्रदेश में ज्यादा हो रहा है, राजस्थान में होगा तो बोले नहीं नहीं साहब गुजरात में ज्यादा हो रहा है। गजब है। क्या आप समझते नहीं कि जनता थोड़ी समझदार भी है? ये सब पार्टी सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जनता समझदार है, जनता को पता है राजस्थान में किस तरह की गवर्नेंस है। राखी राठौर जी जवाब है कि बीजेपी ला करके यहाँ पे मणिपुर नहीं बनाना, यहाँ पे ब्रजभूषण शरण सिंह खुला नहीं घूमता, यहाँ पे अपराधी दीपक जेल के सीटों के पीछे होता जी शुरू कर लूं दीपक जी? बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी मैं शुरू कर दूं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वर्णिम जी आपका। देखिए दीपक जी, मैं अपनी बात की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान की पृष्ठभूमि से करना चाहूंगी। जिस तरह से हर स्टेट की अपनी अपनी परिपाटी, अपनी अपनी पृष्ठभूमि होती है, वैसे ही राजस्थान की पृष्ठभूमि हमेशा एक शांति प्रिय प्रदेश के रूप में रही। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति की पहचान पूरे विश्व में हमने अपनी पहचान बनाई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जिस तरह की बात स्वर्णिम जी ने कही, बाकी स्टेट्स के साथ कंपैरिजन करते ही ये चीजों को ट्रिवलाइज करना चाहते हैं। ये इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते हैं कि राजस्थान की जो स्थिति है वो बहुत खराब स्थिति है। आज जिस विषय के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो भरतपुर के बयाना का इशू है, वहां पर उन भाइयों के बीच में जो टसल थी वो पिछले 2 सालों से थी। इसकी सूचना पुलिस को भी थी, पुलिस को भी कहा गया था, बताया गया था, इन्फॉर्म किया गया था कि इस तरह का काम हो सकता है। तो पुलिस की ड्यूटी ये बनती है, प्रशासन की ये ड्यूटी बनती है कि उनको पाबंद किया जाए। लेकिन ये स्थिति हर जगह है। चाहे वो टोडा भीम वाली में बच्ची की बात करूं जो गुम जाती है और उसके परिवार के लोग जाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो पुलिस उनको कोई एक्शन नहीं लेती। चाहे मैं भीलवाड़ा की, आपको वो बच्ची ध्यान होगी जिसे भट्टी में डाल दिया गया था, उसके परिजनों ने भी पुलिस स्टेशन जाकर के कंप्लेंट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन लिया। अल्टीमेटली फैमिली मेंबर्स ने ही भट्टी में जाकर के बच्ची की हाथ को रिकवर किया। मेरे कहने का मतलब है, जब इस तरह के कंपैरिजंस किए जाते हैं, और दीपक जी कैसे नेशनल चैनल पर आकर के एनसीआरबी की रिपोर्ट्स को हम नकार सकते हैं। लगातार 3 साल से राजस्थान दुष्कर्म के केसेस में नंबर 1 आ रहा है। पिछले साल ही 6337 केसेस, जो सबसे ज्यादा केसेस हैं पूरे देश के अंदर, वो हमारे राजस्थान में गठित हुए। पिछले 5 सालों के अंदर 11 लाख से ऊपर आपराधिक घटनाएं हुई, जिसमें से 2 लाख से ऊपर महिलाओं के प्रति जो अपराध थे वो घटनाएं थी। 35,000 दुष्कर्म के केसेस, जिसमें 15,000 बालिकाओं के साथ में दुष्कर्म के केसेस हुए। इन डेटास को कैसे नकार देंगे? और मैं तो ये कहना चाहती हूं दीपक जी, जब बहुत बड़े बड़े दावे स्वर्णिम जी कर रहे हैं, मैं तो कहती हूं कि अगर आपके किसी भी एक्शन से ग्राउंड पे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा तो वह एक्शन बेकार है। अगर आप किसी भी तरीके से ग्राउंड पर जाकर के इन बच्चियों के बलात्कारियों को नहीं पकड़ पाते, अगर आप ये कहते हैं कि हाँ राजस्थान तो नंबर 1 है, और देखिए अभी अभी नकार रहे थे ये कि राजस्थान नंबर 1 नहीं है, तो इसका मतलब दीपक जी, इनके कैबिनेट मंत्री ने जो विधानसभा में स्टेटमेंट दिया, उन्होंने माना कि हाँ राजस्थान नंबर 1 है क्योंकि हम मर्दों का प्रदेश है। कैबिनेट मंत्री विधानसभा में एक्सेप्ट करते हैं और यहां पे चैनल पर आकर के प्रवक्ता ये कहते हैं कि नहीं साहब हम नहीं है, इस राज्य में देख लो, इस राज्य में देख लो। इस तरह से नहीं चलेगा। इनके जो कांग्रेस पार्टी के युवराज है यानी भाई, तो अब तक राजस्थान के अंदर आने से डर रहे हैं क्योंकि जो पिछला वादा किया वो पूरा नहीं किया। बहन आकर के रोज रोज बातें कर रही है, लेकिन यहां की महिलाएं समझ चुकी हैं कि इनका जो सिलेक्टिव आउटरीच होता है, आज राजस्थान के अंदर कुछ भी होगा उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। आज महिलाओं के लिए घोषणाएं करके गए, लेकिन महिलाओं की पहली प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर के सुधार की है। हमें सुरक्षा चाहिए सबसे पहले, और प्रियंका एक महिला होने के नाते हमें उम्मीद है कि वो आकर के ये कहेंगी कि यहाँ पे जो सुधार होना चाहिए था वो नहीं हुआ। गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से फेल हुए, इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। स्वर्णिम जी आपका क्विक जवाब, राखी जी आपका क्विक जवाब, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। यही प्रॉब्लम है। जी हाँ बिल्कुल, मैं तो यही जवाब देना चाहता हूँ कि जहां जहां अपराधियों को संरक्षित करने का काम भाजपा सरकार ने किया, हाँ हम वहां गए, आंदोलन किया। एक मुकदमा आप ऐसा बताइए जहां पे अपराधी पकड़ा नहीं गया हो और भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला और सरकार पर उंगली उठाने का या आंदोलन करने का। ये सच्चाई है राजस्थान की। और एनसीआरबी का अगर आंकड़ा आप
जो मोदी सरकार ने जारी किया उसको अगर नकारना चाहती है राखी जी तो नकार दीजिए। बाकी एनसीआर भी तो ये कहता है कि दर्ज एफआईआर के आधार पर हम ये आंकड़ा पेश कर लें, लेकिन जो आंकड़ा दिखाते हैं उसके राइट साइड में उसी पेज पर यह बताया जाता है कि कितने मामलों में चालान पेश हुआ क्योंकि उसमें अपराध बनना पाया गया। आप एफआईआर दर्ज करने को जब ये कह देते हैं कि इसमें इतने अपराध हुए तो एनसीआर भी उसको नकार रहा है। मोदी सरकार द्वारा जारी आंकड़े में बता रहा हूं राखी जी, आपको राजस्थान में वोट लेकर के सरकार तो बना नहीं है, लेकिन राजस्थान को बदनाम करके आप वोट नहीं ले सकते, आज आप शक्ल नहीं दिखा सकते, क्योंकि हम कभी किसी अपराधी के पीछे खड़े नहीं हुए। आपकी सरकारों में आपकी भी पार्टी के नेता जो है अपराध भी करते रहे और उनको बचाने का काम आप लोगों ने किया। यार राजस्थान में एक मुकदमा ऐसा नहीं है चौरसिया जी जहां पे भारतीय जनता पार्टी को हमारे खिलाफ आंदोलन करने का मौका मिला हो। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं लॉ एंड ऑर्डर हमने संभाल रखा है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की असली स्थिति देखनी है, खराब स्थिति देखनी है, जब फेलियर है तो वो है मध्य प्रदेश। मणिपुर का तो अब नाम भी क्या लें, नरक हो गया है। इसलिए देश की जनता समझ चुकी है और प्रदेश की जनता बखूबी जानती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले भी केस हुआ था। दलित बालिका के साथ बलात्कार हुआ था, डेल्टा में। देखिए स्वर्णिम जी ने मुझे कहा, मार दिया। स्वर्णिम जी अब जवाब दे तो आप चुप तो हो जाइए, सुन तो लीजिए, अब सुन लीजिए, अब मौका सुनने का ये है, अब आपको सुनना ही पड़ेगा। मांग स्वीकार की, आपका मौका भी सरकार सुनना ही होगा। सबको पता है दीपक जी ये कोई तरीका है बताइए, चाहते तो ठीक है, इनको बोलने दीजिए। नहीं ये गलत बात है, ये गलत बात है। आपको सुनने का आप पड़ेगा सर। ये अब आपने जो काम किया है ना उसको सुनिए। आपने मुझे चैलेंज किया कि आप बताइए कौन सा आदमी अपने आपकी गिरफ्त से बाहर है। छबड़ा दंगे हुए मतलूब अहमद, जिसकी पहुंच मुख्यमंत्री की इफ्तार पार्टी तक थी, वो आज तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं हुआ। यहां के बेरोजगारों के साथ में धोखा करने वाले, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले सुरेश ढाका अभी तक भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। ऐसी लंबी लिस्ट है। स्वर्णिम जी आप आकर के जब इस तरह की चैलेंजेस करते हैं तो आपकी नाकामी सामने आती है। ये मालूम चलता है कि किस तरह से आपके ही लोग, आपके कैबिनेट मंत्री का बेटा जिसके खिलाफ दुष्कर्म का केस महिला को जाकर के 0 एफआईआर दिल्ली में दर्ज करानी पड़ती है, वो आपको मालूम है। दौसा के आपके विधायक जौहरीलाल मीणा के बेटे के बारे में भी मैं बताऊं सबको। तो जिस तरह से आपके खुद के लोग, प्रॉब्लम क्या है, सरकार के लोग यहां पर इन्वॉल्व हैं और इसीलिए पिछले 5 साल से यहां की जनता न्याय के। ठीक है, सुनील सिंह जी पार्टी जेडीयू, उसने मध्य प्रदेश में कैंडिडेट खड़े कर दिए। अनुराग भाई तो कर ही दिए, चिरकुट भी बोल दिया, फिर बोला नहीं हम तो दोस्त हैं। तो ये चिरकुट का मतलब ढूंढा अनुराग जी आपने? चलिए मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। पहले 30 मिनट जो हमने सुना है तो उसका 30 सेकंड बोल दूं। ये पब्लिक है, दीपक जी सब जानती है कि अंकिता मर्डर कांड कहां हुआ था, हरियाणा में नूक जो दंगा हुआ किसकी सरकार में हुआ, महिला जो देश के लिए पदक जीत के आई थी दिल्ली में, अनुराग भाई फिर कुछ बोलना पड़ेगा, फिर आपको बुरा लगेगा। तो बोलने दो। गायत्री प्रजापति आपका जो कुबेर मंत्री था, गायत्री प्रजापति को किस आरोप में बंद है? बलात्कार का आरोप है ना। 5 साल आपकी सरकार में मंत्री रहा, अब जेल में है, आप बचाते रहे 5 साल उसको। अच्छा 30 सेकंड बोल लूं अगर आपकी इजाजत हो तो 30 सेकंड बोल लूं। अगर इतना इजाजत दे दीजिए, कम से कम विपक्ष का इतना सम्मान करते हुए 30 सेकंड दे दीजिए। अरे मैं तो इंडिया का सम्मान करता हूं, मैं तो चाहता हूं आप इंडिया के प्रवक्ता बने, पर बना ही नहीं रहे इंडिया वाले प्रवक्ता। 30 मिनट तक सुना तो सुन लीजिए ना। मैंने कहा ये पब्लिक है, सब जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहां कहां क्या क्या हो रहा है। उत्तराखंड में अंकिता केस हुआ, हरियाणा में नूह में दंगे हुए, सरकार किसकी थी? उत्तर प्रदेश में देवरिया कांड हुआ, सरकार किसकी थी? दिल्ली में जिस तरह से हमारी मेडल जो जीत के आई देश की महिलाओं को घसीटा गया, सरकार किसकी थी? और मणिपुर में जो हुआ वो आपने सबने देखा कि देश की बेटियों के साथ जितना अन्याय देखने को मिला, मुझे लगता है मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि दीपक जी आपने भी नहीं देखा होगा। अब आपके सवाल का जवाब का मतलब क्या है, जिनके साथ आप दोस्त बन गए? नहीं, ये सवाल का जवाब आप बहुत दिनों से पूछ रहे, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपका सवाल है कि मध्य प्रदेश, अब सवाल है कि हमारी पार्टी, सबके अपने अपने दल हैं, सबकी अपनी विचारधाराएं हैं, लेकिन हमारे मतभेद हैं, मनभेद नहीं है। हमारे अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा में। लेकिन हां, आप ये कहेंगे कि इंडिया गठबंधन में कोई दिक्कत आ गई है, तो देखिए 4 भाई होते हैं, 4 भाई में आपस में अगर खटपट अब जाता ही नहीं मैं, तो अब मुझे पता है चिरकुट का मतलब नहीं समझाएंगे, गूगल में मेरे दर्शक सर्च कर लेंगे। आप मुझे बताइए राम मंदिर बन जाएगा तो फिर क्या होगा अखिलेश जी? देखिए अनुराग भाई आपका हरा कुर्ता कहां जाएगा? सवाल अब हरे कुर्ते पे आ गया। अब दिक्कत है कि सवाल हरा कुर्ता तो हो नहीं सकता क्योंकि हरियाली है। मैं तो राम मंदिर की बात कर रहा हूं। हरियाली में भगवान राम लला का मंदिर बन जाएगा। बीजेपी कहेगी ये वही समाजवादी है जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। देखिए मुलायम सिंह यादव की सरकार में भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी नहीं कहेगी, भारतीय जनता पार्टी तो कुछ कह ही नहीं सकती, क्योंकि प्रभु राम के बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है,
डेंगू में जिस तरह से उनका इलाज नहीं हो रहा है, जिस तरह से महंगाई बेरोजगारी से उनकी मौतें हुई हैं, डेंगू का हो गया भाई, किसान जिस तरह से परेशान हुए। सुनिए, डेंगू किसको हो गया? अरे आप बोलने ही नहीं देंगे। दिक्कत समस्या कुछ भी बोलते हैं अनुराग भाई। डेंगू पूरी तेजी से फैला हुआ है चारों तरफ। आपके लिए मजाक की बात हो सकती है, लेकिन जिनके घर में डेंगू से लोग बीमार हैं, जरा उनसे पूछिए कैसे गांव में मौतें हो रही हैं, कैसे शहरों में लोग परेशान हैं। अब सवाल है कि आपके लिए मजाक है तो भैया ये आपको मुबारक, हमारे लिए मजाक नहीं है। क्योंकि एक तो बीमारी, ऊपर से फाइनेंशियली परेशानी लोगों की, ऊपर से बेरोजगारी, ऊपर से महंगाई, ऊपर से किसान में बारिश हो गई है, ओला पड़ गया, उनका धान बिछ गया है। अब आपके लिए ये सवाल होगा कि डेंगू कहां हो गया, किसान कहां परेशान है, तो ये तो मैं अब इसका जवाब तो आप खुद ही खोज लीजिएगा। अब दिक्कत है इसमें इन बच्चों पे तो भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती। क्यों नहीं बात करना चाहते हैं आप? मैं आपसे, मेरा सीधा सवाल है। राखी जी बात करना चाहती है, सुन लीजिए क्या बोल रही है। मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा, देखिए जो एनडीए गठबंधन है उनके अलावा एक नेता के अलावा वहां पे ये बता दीजिए उनके दल के नेता भी यहां पे अभी बैठे हैं, एक दल के नेता बैठे हैं, उनसे पूछिए कि उनके नेता क्या वो अपने नेता का नाम भी कभी लेते हैं? वो भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करेंगे लेकिन पासवान जी के बेटे का नाम नहीं लेंगे, बीजेपी का गुणगान करेंगे। अरे भैया आपने अलायंस किया तो आप अपने नेता का तो नाम लो कम से कम। मिर्ची बाबा को कमलनाथ के खिलाफ लड़ा रहे कि नहीं? हमारे यहाँ बताइए ना अनुराग भाई, सुन तो लीजिए। हमारे मिर्ची बाबा को लड़ा रहे कमलनाथ के खिलाफ। देखिए हमारे यहाँ मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद किसी के साथ नहीं है। चलिए राखी जी, राम मंदिर मैंने पूछा, इन्होंने जवाब नहीं दिया। अब आप मुझे बताइए, राम मंदिर आपके लिए इन चुनाव में कितना बड़ा? राम मंदिर बन रहा है, सभी स्वागत कर रहे हैं, उसमें जवाब क्या भाई? जबरदस्ती आप मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका स्वागत कर रहे हैं, भव्य मंदिर बनना चाहिए, लेकिन प्रभु राम के बच्चों के बारे में बात क्यों नहीं करते? प्रभु राम के बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? सरकार आपको दी है, आपको वोट दिया है प्रभु राम के बच्चों ने, और आप उनकी चिंता नहीं करते। ये चिंता की बात है। मैं जवाब देना चाहूंगी। ठीक है, देखिए जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, हम सभी के लिए, हमारे पूरे विश्व में जितने भी हमारे सनातनी हैं उन सब के लिए गर्व का विषय है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। और जिस समय का, जिस पल का इंतजार हम कई सालों से कर रहे थे, वो आज पल हमारे सामने है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूं कि उस समय का मैं साक्षी रहूंगी जब ये काम, ऐतिहासिक काम हमारे देश में हो रहा है। जिस तरह से अनुराग जी अभी लगातार बातें कर रहे थे, जो इंडिया अलायंस है, जिसे हम डॉटेड अलायंस भी कहते हैं, गांठों से भरे हुए ये जो अलायंस है, इनकी बातें ही इस तरह की है जो लगातार स्टेटमेंट्स इस तरह के देती है, जिसकी वजह से इनके बीच में समस्या हमेशा दिखती है। अब श्री राम भगवान के, श्री राम, अरे अब ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है? मेरी बात सुनिए जी जी, जो अखिलेश यादव जी ने स्टेटमेंट दिया है कांग्रेस के बारे में, उसके बारे में भी बताइए। आपके बीच में गांठें इतनी ज्यादा है कि उस बारे में आप कुछ कह नहीं पाएंगे। दीपक जी देखिए, इनके बीच में मैंने नहीं बोला था, और अगर आप चाहते हैं कि लगातार बीच में बोल के काम हो तो बीच में बोलते काम करा लूंगी मैं। देखिए अगर आप चाहते हैं कि लगातार बीच में बोला जाए और आप अपनी बात जो है वो रख लेते हो, मैं मुझे नहीं बोलने दोगे तो वो आपकी इच्छा है। आप नहीं सुनना चाहते। श्री राम भगवान के बच्चों की ही बात करते हैं आदरणीय मोदी जी। जब 4 करोड़ से ऊपर के घर बनते हैं, श्री राम भगवान के बच्चों की ही बात करते हैं मोदी जी। जब 13 करोड़ से ऊपर प्लीज, मैं आपको बोल के हटा रहा हूं, ऐसा ना करें। जब महिलाएं प्लीज सम्मान करिए, पैनल पे तो करिए। इतना सा मौका मिलता है, इतना सा मौका मिला मुझे 40 सेकंड 50 सेकंड बोलने का। लगातार उसमें भी आप अगर आप बोलोगे कि मैं नहीं बोलूं, मैं 30 सेकंड के 30 मिनट के बाद आया। देखिए जिस तरह से श्री राम भगवान के बच्चों के लिए काम किया है, आज हमारे देश के अंदर जिस तरह से अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और अगले 3 साल के अंदर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। आज हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें भ्रष्टाचार सबसे कम। मैं लगातार अगर ये कहूं तो महंगाई दर 2010 के अंदर 2011 के अंदर क्या थी, आज महंगाई दर हमारे देश की इस महीने की 5.02 है, जो सबके लोवेस्ट है। और मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि इतनी कम महंगाई दर किसी भी विश्व में, किसी भी कंट्री में बताइए, विश्व के किसी भी देश के अंदर इतनी कम महंगाई नहीं है। लेकिन आपको नजर नहीं आएगा, आपको नजर, जिन्होंने टूटी तक चुरा ली हो, मैंने सब कुछ कर दिया। उनको प्रॉब्लम हो रही है। आपका झगड़ा जब 4 भाइयों का झगड़ा था। अरे अनुराग जी प्लीज थोड़ा, अनुराग भाई को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए प्लीज यार, प्लीज। एक ही बात बोलते हैं अनुराग जी। अब मुझे बताओ कौन सी दाल, अरहर की दाल क्या बताइए अनुराग भदौरिया जी। मैं तो बता ही दूंगा। नहीं बताइए क्या रेट है, और मुझे बता दीजिए पैनल से दाल की, अरहर की दाल का क्या रेट है। फिर वो बता देंगी।
मैंने आप बता दीजिए ना क्या है। मूंग की दाल किस भाव मिलती है बता दीजिए। बताऊंगा मूंग की दाल चना किस पे मिलती है बता दीजिए, बताइए ना। गूगल सर्च कर लीजिए भाई, नहीं पता होगा आपको। मैं तो आप, अरे मुझे पता है, राखी तो बता दीजिए। राखी जी बोले मुझे नहीं मालूम। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम। नहीं, मैं राखी जी से पूछ रहा हूँ। आप इधर उधर की बातें मत कीजिए, राखी जी को बचाइए नहीं। राखी जी बताएं, मैं बता दूंगा। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, दाल के रेट क्या आपको भी नहीं पता होगा? आपको लफाजी करनी है। अरे मुझे पता है प्रभु, राखी जी बोले तो आप बता दीजिए ना। बता दूंगा। राखी जी बोल दे मुझे नहीं पता, मैं बता दूंगा। राखी जी बोल दीजिए, आपको मालूम है अरहर का। राखी जी बोल दीजिए, आपको नहीं पता, ये बता देंगे। बोल दीजिए आपको नहीं पता, बता देंगे, क्योंकि इनको नहीं पता है। ये हर रोज डिबेट में यही बोलते हैं। राखी जी क्या भाव है? जवाब हमारे पास है नहीं। क्या भाव है राखी? हर बार देखिए, जिस तरह से आपसे जो सवाल पूछा जाता है, चलिए सवाल का मुझे मुझे पूछने की दीपक जी को पूछना है। आपसे जो पूछा है वो बात है। राम मंदिर बन रहा है, उसी का प्रॉब्लम है। आपको ये प्रॉब्लम है कि राम मंदिर क्यों हो? मूंग की दाल 100 रुपए किलो है। सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, बधाई आपको। यही क्या बोला आपने? 170 रुपए किलो कौन सी दाल है? दाल का भाव पता, ना आपको मूंग का दाल का पता, ना आटा का भाव पता, ना आपको तेल का भाव। अच्छा अनुराग जी, अनुराग जी एक ही बात देखिए, अरे हद करते हैं डीजल क्या भाव बताइए ना। आप सुनिए, आपको प्रॉब्लम इस बात से है कि राम मंदिर कैसे बन रहा है। आपको कुछ नहीं प्रॉब्लम ये है कि कौन सी दाल 170 रुपए किलो है अनुराग भाई? फिर से नाम लीजिए उस दाल का। आपको प्रॉब्लम है कि आप बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करना चाहते। आपको प्रॉब्लम है कि आप किसानों की समस्या पे बात नहीं करना चाहते। आपका प्रॉब्लम है कि लोग परेशान हैं डेंगू की बीमारी से, आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। ये है हालत आपकी। मैंने जनता के मुद्दों पे बात ना हो जाए। जनता के मुद्दों पे बात करने से आप भाग रहे हैं। ये समस्या है देश की। इसी समस्या से देश परेशान है। देश की परेशानी पे आप बात नहीं करना चाहते। इसका जवाब आपको 2024 में जनता देगी, कि आप जनता की बात नहीं कर रहे हैं आप। अच्छा एक मिनट राखी जी, इन्होंने मेरा शो बिगाड़ दिया सेकंड हाफ का। अब अनुराग भदौरिया जी, अगर आप प्रधानमंत्री जी भी बन जाएंगे ना, मैं चाहता हूं शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री बन जाइए, तब भी टाइम आपको 40 सेकंड ही मिलेगा मेरे डिबेट में। अरे मैं कह रहा हूँ मोदी जी जितना टाइम नहीं मिलेगा आपको। अरे देखिए 25 सेकंड। और अच्छा कौन सी दाल 170 रुपए किलो बताइए जरा। कौन सी दाल 170 रुपए किलो है? मूंग की दाल 170 रुपए। कौन सी? की दाल भी 130 रुपए किलो है, मूंग की दाल भी 100 रुपए किलो है। इनको पता नहीं कौन से ख्याल आते हैं। 100 रुपए कहाँ बिक रही है? कौन सी दाल हरी होती है और कौन सी पीली, ये भी बता दीजिए मुझे। अनुराग भदौरिया आप प्लीज बताइए मुझे, कौन सी दाल हरी होती है और कौन सी पीली, ये भी बता दीजिए। अरे हमें तो नहीं पता होगा आपको अनुराग भाई। मैं तो हरी, अरे पीली दाल क्या बात कर रहे हैं आप? अरहर की दाल को बोलोगे पीली दाल अरहर की होती है, हमसे पूछेंगे मूंग की कौन सी होती है? दाल भी पीली होती है, आपको शायद पता नहीं है। अब दोनों दाल पीली होती है, लेकिन उनका छिलका होगा तो मूंग की दाल आपको हरी नजर आएगी। लेकिन मेरा सवाल था राखी जी से। राखी जी आप बताइए तेल क्या भाव बिक रहा है? आप बताइए सरसों का तेल क्या भाव है? आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। मुझसे आप मुझसे दीपक जी लड़ सकते हैं, लेकिन राखी जी नहीं बताएंगे कि सरसों का तेल। अनुराग भदौरिया जी, मैं और आप एक शो लॉन्च करेंगे, मैं और आप एक शो लॉन्च करेंगे, बाजार भाव। हर डिबेट में बाजार भाव ले आते हैं, पता नहीं क्या सिद्ध करना चाहते हैं। जनता की समस्या। अरे और ये बात आप ना पिछले 10 साल से बोल रहे हैं यही बात, और जितनी बार आप बोलते हैं ना 1000 वोट समाजवादी पार्टी के कम हो जाते हैं। आई एम गारंटी, चर्चा करूंगा, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, जितनी बार आप ये बात बोलते हैं 1000 वोट आपकी पार्टी के कम हो जाते हैं।